नमस्कार दोस्तों आज हम रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और यह एक बीमा विहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है और इसके लिए जो आवर्धन प्राप्त होता है वह धनात्मक होता है, जबकि जो उल्टा प्रतिबिंब है वह वास्तविक होता है और इसके लिए प्राप्त आवर्धन ऋणात्मक होता है। रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। चलिए इसके लिए हम लोग सूत्र का निगमन करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई दर्पण है इस तरीके से। यह एक दर्पण है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। यहाँ कहीं दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ फोकस F है और यहाँ कहीं वक्रता केंद्र C है। मान लेते हैं दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु AB रखी गई है। अब एक प्रकाश की किरण है जो वस्तु की नोक से चलेगी और ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से। और एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो बिंदु A से ही चलना शुरू करती है और यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। और हमको पता है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वह जिस मार्ग से जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौटकर चली आती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें यहाँ कहीं I' पर एक दूसरे को काट रही हैं, जहां I' वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि एक तीसरी प्रकाश की किरण है। एक तीसरी प्रकाश की किरण है जो उसी बिंदु A से चलना शुरू करती है इस तरीके से और दर्पण के ध्रुव पे जाके टकराएगी और यहां से परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की नोक से होकर जाएगी। इस प्रकार हमने देखा कि एक तीसरी प्रकाश की किरण जो वस्तु की नोक से चलना शुरू करती है दर्पण के ध्रुव पे आपतित होती है और यहां से परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की नोक से होकर जा रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण है AP और ये जो किरण लौट के जा रही है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है Q, तो PQ अपनी परावर्तित किरण है और मान लेते हैं कि जो BP है या अभिलंब है। तो इस प्रकार से ये AP और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ये परावर्तन कोण होगा। अब इस चित्र की सहायता से हमें रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि AB कोई वस्तु है और I' प्रतिबिंब है और हमको पता है कि ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है अर्थात जो PB है इसको U से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है अर्थात जो PI है इसको V से प्रदर्शित करते हैं और दोनों लंबाई ध्रुव के बाईं तरफ है इसलिए दोनों ही ऋणात्मक होंगे। और AB वस्तु है अर्थात हम वस्तु की लंबाई को AB वस्तु है, हम वस्तु की लंबाई को कुछ मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है उसकी लंबाई y1 है और I' हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है और इसकी लंबाई को हम लोग y2 मान सकते हैं। हमको पता है कि जो लंबाई ऊपर की ओर होती है वह धनात्मक होती है और जो लंबाई नीचे की ओर होती है वह ऋणात्मक होती है। हम चित्र में देख रहे हैं
कि AB लंबाई ऊपर की ओर है, इसलिए AB धनात्मक होगा, और I डैश लंबाई नीचे की ओर है, इसलिए I डैश जो है यह ऋणात्मक होगा। तो हम I डैश को ऋणात्मक लेते हैं और AB जो कि ऊपर की ओर है इसको धनात्मक लिया जाएगा। अब हम लोग चित्र में देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज I डैश P में देखा जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है, और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABP बराबर कोण I डैश IP, और दोनों ही बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। फिर हम लिख सकते हैं कि कोण APB बराबर कोण IP I डैश, और ऐसा इसलिए क्योंकि AP आपतित किरण है और PQ परावर्तित किरण है, और जो BP है यह अभिलंब का कार्य कर रहा है, और हमको पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वह आपतन कोण होता है। इस प्रकार से यह आपतन कोण होगा, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह परावर्तन कोण होता है। इस प्रकार से यह कोण परावर्तन कोण होगा, और हम जानते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो कोण APB है यह कोण IP I डैश के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि कोण APB बराबर है कोण IP I डैश के, क्योंकि आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज I डैश P के। और अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो हमको पता है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं छोटे वाले त्रिभुज का लंब I डैश बटे इसका लंब जो है AB बराबर, छोटे वाले त्रिभुज का आधार देखेंगे तो इसका आधार हो जाएगा PI बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार देखेंगे तो PB हो जाएगा। अब इनका मान रख देते हैं। सबसे पहले हमको I डैश का मान भी पता है, हमको AB का मान भी पता है, PI का मान भी पता है और PB का मान भी पता है। तो हम चिन्हों के नियम से इनका मान रखेंगे। जब मान रखा जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं और लिखेंगे कि समीकरण 1 में चिन्हों के नियम से मान रखने पर, चिन्हों के नियम से मान रखने पर, जब मान रखा जाएगा तो I डैश का मान है -y2, तो इसको -y2 लिखा जाएगा बटे AB है, AB का मान है y1, तो इसको y1 लिखेंगे बराबर PI का मान -v है तो इसको -v लिखा जाएगा बटे PB है, और PB का मान -u है तो इसको -u लिखेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचा यहाँ पे y2 बटा y1 बराबर -v बटा u, और यही रेखीय आवर्धन होता है। अब इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दर्पण की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्पण को पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है दर्पण को स्पर्श करके, और दूसरा तरीका है दर्पण में बने प्रतिबिंब को देखकर। यदि हम दर्पण को स्पर्श करके पहचानना चाहते हैं तो हम एक स्केल लेते हैं और स्केल को दर्पण के ऊपर रख देते हैं। यदि स्केल दर्पण के पूरे भाग को स्पर्श कर रहा है एक समान रूप से, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो दर्पण है वह समतल दर्पण होगा। और यदि दिया गया स्केल दर्पण के किनारों को स्पर्श करता है और बीच के भाग को स्पर्श नहीं करता है, इसका मतलब कि जो दर्पण है वो अंदर की ओर दबा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो दर्पण है वह अवतल दर्पण है। और यदि स्केल दर्पण के केवल बीच के ही भाग को स्पर्श करे
और किनारों को स्पर्श ना करे तो हम मान सकते हैं कि दर्पण बीच से उभरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यह दर्पण उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण बीच से उभरा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण बीच में दबा हुआ होता है। दूसरा तरीका है दर्पण में बने प्रतिबिंब को देख के। तो दर्पण में बने प्रतिबिंब को देख के दर्पण को आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी सीधा बने और वस्तु के बराबर बने तो दिया गया जो दर्पण है वह समतल दर्पण होगा। और यदि प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी सीधा बने लेकिन वस्तु से छोटा बने तो दिया गया जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण होगा। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बने लेकिन वस्तु से बड़ा बने तो इस कंडीशन में जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण होगा। और यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा या बड़ा बनता है तो भी दिया गया जो दर्पण है वह अवतल दर्पण होगा। तो इस तरीके से हम लोग दर्पण की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अवतल दर्पण इसका 3 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो अगर हम सवाल को समझ लेते हैं तो इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, अर्थात हमको वस्तु की लंबाई पहले ही दे दी गई है। वस्तु की जो लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग y1 से प्रदर्शित करते हैं और ये सबसे पहले दिया है 1.5 सेंटीमीटर। और चूंकि वस्तु ऊपर की ओर स्थित होता है इसलिए ये धनात्मक होगा, तो y1 1.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी को u लिखा जाता है। दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वह 15 सेंटीमीटर दिया गया है और 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो दर्पण है वह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में u, v, f सब ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका मान माइनस में लिया जाएगा। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण इसका 3 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात फिर दिया है प्रतिबिंब की लंबाई, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई जो है इसे y2 लिखा जाता है और y2 का मान अगर देखा जाए तो दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो इसे 3 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। और प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है, तो इसलिए इसके पहले माइनस का चिन्ह लिख देंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई y2 बराबर -3 सेंटीमीटर हो गया। फिर सवाल में कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? हमको f के बारे में ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सवाल में y1 है, y2 है, u है, f ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है y2 बटा y1 बराबर माइनस v बटा u। इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो y2 का मान अगर देखेंगे तो y2 का मान सबसे पहले दिया है -3 बटे y1 और y1 का मान दिया है 1.5 बराबर -v और v का मान अगर देखते हैं नहीं है तो v को v लिखेंगे बटे u और u का मान रखा जाएगा -15 दिया है तो -15 लिख देंगे। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले जो भाग है इधर आके गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा v बराबर, ये 15 से भाग था, इधर आके गुणा होगा तो 3 गुणे 15 हो जाएगा। और 1.5 से भाग है तो ऐसे ही रहेगा, 1.5 से भाग करेंगे 15 में 10 बार जाएगा, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह था v के पहले, तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा यहाँ पे। अब ये माइनस इधर भेजेंगे तो ये -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से v का जो मान मिला वो -30 सेंटीमीटर है।
अब हमको v पता है और हमको u पता है। अगर हमको u और v दोनों पता है तो इसकी सहायता से हम फोकस दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाते हैं। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब 1/f बराबर 1/u, u का मान देखते हैं 15 सेंटीमीटर है माइनस में, तो लिखा जाएगा माइनस में 15 प्लस 1/v, और v का मान देखते हैं तो -30 सेंटीमीटर है, तो इसको -30 लिख दिया जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, माइनस दोनों में है तो माइनस को लिख देते हैं। -15 से भाग करेंगे -30 में तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। प्लस -30 का 30 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 लिखेंगे। अब 1/f बराबर प्लस है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/30 हो गया। माइनस का चिन्ह जैसे वैसे लगा दिया जाएगा। 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरीके से 30 जो है 3 से डिवाइड हो गया, तो बचा 1/f बराबर 1/10, या यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसको भी लगा देंगे, या ऐसा भी लिख सकते हैं f बराबर -10 सेंटीमीटर, और यही दर्पण की फोकस दूरी है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं।